हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और लेक्चर नंबर 23 से लेकर 45 तक के लेसन्स के मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले लेसन नंबर 23 जो कि आज की इस वीडियो का पहला लेसन है। इसमें डिफरेंस है सबसे पहले मार्केटिंग और सेलिंग के दरमियान। नॉर्मली मार्केटिंग और सेलिंग को लोग सिनोनिमस समझते हैं, यानी कि सेम समझते हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस है। मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्शन के डिसीजन से भी पहले, सेलिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के डिसीजन के बाद। मार्केटिंग पूरा का पूरा एक सिस्टम है, तो इसमें सेलिंग के अलावा एडवर्टाइजिंग वगैरह भी शामिल है, जबकि सेलिंग मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और सेलिंग जो है वो एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को मेनली दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर वो होती हैं जो कंज्यूम्ड हो जाती है सर्टेन यूज के बाद, जैसे कि टी, सॉप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और कुकिंग ऑयल वगैरह, और ये नॉर्मली घरों के अंदर इस्तेमाल होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह। सो नाउ द रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है कि डेवलप किया जाता है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को, और इसके अंदर जो है वो रिपीटेड ट्रांजैक्शन होती है, वन टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होती। जबकि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग जो होती है इसके अंदर जो फोकस होता है वो वन टाइम या सिंगल सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है। उसके बाद है फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग सिस्टम। सो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग सिस्टम को वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बाहर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और बाहर होने की वजह से जनरली ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। एक मार्केटिंग फर्म के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, एक मार्केटिंग फर्म इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि एक इकोनॉमिक फोर्सेस है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, एक डेमोग्राफिक फोर्सेस हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, वो भी कंट्रोल नहीं कर सकती कोई एक फर्म। और कल्चरल फोर्सेस है, जो कल्चर है सोसाइटी का। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस हैं, यानी कि गवर्नमेंट और जो लॉज हैं वो, और कंपटीशन, नए से नया कॉम्पिटिटर आ सकता है। और नेचुरल फोर्सेस जो भी जैसे कि क्लाइमेट वगैरह है, मौसमी तब्दीली वगैरह या मौसम वगैरह, सो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं एक्सटर्नल फैक्टर में। सो नाउ दी मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है? मार्केटिंग मैनेजर वो शख्स होता है जो कि प्लान करता है तमाम जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटी को, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि इम्प्लीमेंट करता है। सो नाउ द रोल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर के कुछ रोल्स होते हैं। सो पहला ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है जो अनसेटिस्फाइड नीड होती हैं कस्टमर्स की, और डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करता है, प्राइसिंग के डिसीजन लेता है कि प्राइस कितना चार्ज किया जाएगा, और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचती है, और कम्युनिकेशन करना कस्टमर्स के साथ, उनको बताया जाए प्रोडक्ट के बारे में। और इसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। किसी स्टाफ की ज़रूरत हो जाती है, कोई जगह खाली है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाए स्टाफ की। सो नाउ दी मार्केटिंग प्लान। सो मार्केटिंग प्लान क्या होता है? एक का प्लान होता है मार्केटिंग फ्यूचर के लिए, और इसके जो हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी होती है, एक समरी होती है तमाम प्लान की शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और करंट मार्केट सिचुएशन, यानी कि करंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ है या कल्चरल चेंज है, और अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है कि क्या अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के, हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस वक्त, जैसे कि सेल्स इंक्रीजिंग है, इमेज बिल्डिंग वगैरह है। और इसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और ए प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट जो होता है ये एक स्नैपशॉट होती है फॉरकास्टेड सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसेस की। और इसके अलावा कंट्रोल के कैसे हम जो है वो कंट्रोल करेंगे मार्केटिंग एक्टिविटीज को। तो ये हुआ लेसन नंबर 23। लेसन नंबर 24, इसके अंदर सबसे पहले है मार्केटिंग मिक्स। सो मार्केटिंग मिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है 4 पीस का, प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्लेस का और प्रमोशन का। एक एक करके इन चारों को देखते हैं। सो प्रोडक्ट से मतलब क्या होता है? वो चीज़ जिसके सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पंखे के अपने सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, और टेबल के अपने सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। और प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है सेल के लिए। उसके बाद है फिर प्राइस। सो प्राइस जो है वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वैल्यू है प्रोडक्ट की, और ये वो अमाउंट होता है पैसे का जो कि पे किया जाता है ताकि कोई प्रोडक्ट हासिल की जा सके। और उसके बाद है फिर प्लेस का मतलब ये है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी प्रोडक्ट को। उसके बाद है फिर प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है, और इसको एज अ स्ट्रेटजी के तौर पे यूज़ किया जाता है ताकि कम्युनिकेट किया जाए
और इसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। सो प्रमोशन की कुछ टेक्निक्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होती है जो कि कॉमन एक टेक्निक है जो कि अक्सर आप देखते हैं कई सारे एड्स दिखाए जाते हैं। सो ये एक पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन की, और इसके जरिए प्रमोट किया जाता है गुड सर्विस आइडियाज़ को पोटेंशियल कस्टमर तक, और पोटेंशियल कस्टमर तक एड पहुंचना ज़रूरी होता है, अदरवाइज एड का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके अलावा पर्सनल सेलिंग जो होती है ये फेस टू फेस सेलिंग होती है, और सेल्स प्रमोशन यानी कि टेम्परेरी कैंपेन का इस्तेमाल करना, और पब्लिक रिलेशंस यानी कि मैनेज करना और डिसेमिनेट करना इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक तक। सो मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है मार्केट को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। सेगमेंटेशन के जरिए हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्चुअली। सो कुछ बुनियाद है जिन बुनियादों के ऊपर तोड़ा जाता है मार्केट को। एक तो जोग्राफिक बेसिस है, जोग्राफियाई बुनियाद के ऊपर तोड़ा जाता है कि एक इलाके के कस्टमर को अलग कर लिया, दूसरे इलाके के कस्टमर को अलग कर लिया। डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर किया जाता है, इनके पॉपुलेशन की बेस के ऊपर किया जाता है, जिस तरह की पॉपुलेशन एक जगह है उनको अलग कर लिया, दूसरी तरह की अलग जगह। और साइकोग्राफिक बेसिस के ऊपर यानी कि जो पर्सनैलिटी है, वैल्यूज है, ओपिनियन है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है और लाइफ स्टाइल है, इन बुनियादों के ऊपर। सो इन तमाम बुनियादों के ऊपर सेगमेंटेशन की जाती है, डिफरेंट सेगमेंट्स मार्केट के बनाए जाते हैं। नाउ द मार्केट टारगेटिंग। सो इसका मतलब ये होता है कि कौन जो है वो कस्टमर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, हु विल बी द कस्टमर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन से कस्टमर होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, उसी को मार्केट टारगेटिंग कहा जाएगा। सो उसके बाद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि अपनी प्रोडक्ट को दूसरे की प्रोडक्ट से डिफरेंट किया जाए, फीचर्स की बुनियाद पर कोई ऐसा फीचर हो जिसकी बुनियाद पर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो, और ये इसीलिए किया जाता है ताकि कंपटीशन से बचा जा सके। जैसे कि एप्पल की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग है बाकी स्मार्टफोन्स के मुकाबले में। तो ये हुआ लेसन नंबर 24 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 25। इसके अंदर सबसे पहले है मार्केटिंग रिसर्च। सो मार्केटिंग रिसर्च जो है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। इसके अंदर कलेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन मार्केट से, यानी कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है मार्केट से, और डेटा एनालिसिस होता है यानी कि एनालाइज किया जाता है रॉ डेटा को ताकि कंक्लूजन किया जा सके इन्फॉर्मेशन के बारे में, और डिसेमिनेट कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन यानी कि स्प्रेड की जाती है, सर्कुलेट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो कैटेगरीज हैं मार्केट रिसर्च की, दो कैटेगरीज हैं बेसिकली, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अब देखते हैं एक करके। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च में क्या होता है कि जाना जाता है पोटेंशियल के बारे में कि मार्केट के अंदर एक सर्टेन प्रोडक्ट का, एक खास प्रोडक्ट का कितना पोटेंशियल है यानी कि कितनी कैपेसिटी है, और इसके अलावा मार्केट शेयर यानी कि हमारा कितना मार्केट शेयर है या कितना मार्केट शेयर होगा हमारा, और इसके अलावा प्रोडक्ट इमेज यानी कि हमारी प्रोडक्ट की जो इमेज है मार्केट में वो, और इसके अलावा फोरकास्टिंग करना डिमांड को प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करना, और इसके अलावा जनरल ट्रेंड मार्केट के अंदर यानी कि, और ये जो जनरल ट्रेंड है कल्चरल ट्रेंड्स है और बिजनेस ट्रेंड है। सो ट्रेंड जैसे कि फिटनेस की तरफ ट्रेंड है या फिर लोगों का फिटनेस की तरफ आज के दौर में आप देख रहे हैं आजकल काफ़ी ट्रेंड है। सो इस तरह से ट्रेंड देखे जाते हैं। सो उसके बाद है फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। इसके अंदर क्या होता है कि सेगमेंटेशन रिसर्च होती है यानी कि अट्रैक्ट किया जाता है नए सेगमेंट को ताकि सेल में इजाफा किया जाए, और इसके अलावा प्रोडक्ट रिसर्च होती है यानी कि क्या हमारी प्रोडक्ट फंक्शन कर रही है एज पर क्लेम। प्राइसिंग रिसर्च होती है कि लोग हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में क्या सोचते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च होती है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहे हैं और क्या वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रमोशन रिसर्च होती है कि हमारे पास जो वो बहुत सी प्रमोशन टेक्निक्स हैं और जो हम पैसा लगा रहे हैं क्या वो वर्ती है नहीं, हमें नताइज मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। सो स्टेप्स क्या है मार्केटिंग रिसर्च के। सो पहला होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद फिर डिज़ाइन किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन क्या है और व्हाट वी वांट टू सर्च, और हम क्या सर्च करना चाहते हैं रिसर्च के जरिए, और पॉसिबल आंसर टू द क्वेश्चंस यानी कि जो एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं वो, और हम जो है वो डिज़ाइन करेंगे अपनी रिसर्च को, और इसके अंदर जो है वो डेटा कलेक्शन है, हम डेटा कलेक्ट करेंगे अपने से, और सैम्पलिंग है यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन का वो सैम्पलिंग है, और इसके अलावा स्केलिंग है यानी कि लेवल ऑफ स्केल। सो डेटा कलेक्शन जो एक्चुअल डेटा कलेक्शन है वो, और डेटा एनालिसिस डेटा को यूजफुल बनाने के लिए उस पर फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है और हम उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर डेटा रिपोर्टिंग यानी कि डेटा किससे रिलेट करता है। सो डेटा किससे रिलेट करता है, और डेटा जो है वो रिपोर्ट किया जा सकता है मार्केटिंग के लोगों को, प्रोडक्शन के लोगों को, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी की उनको। तो ये हुआ लेसन नंबर 25 कंप्लीट।
नाउ द लेक्चर नंबर 26, इसके अंदर सबसे पहले है डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना। सो डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं वो चेंज होती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स, इसकी टाइप्स हैं। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन होती है, हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं कि गाड़ियों के कलर क्या है एक शहर के अंदर। सो ये एक तरीका होता है डेटा कलेक्ट करने का ऑब्जर्विंग के जरिए। और इसके अलावा सर्वे मेथड होता है जिसमें सर्वे किया जाता है, और सर्वे जो है वो क्वेश्चनियर के थ्रू हो सकता है, यानी कि सवालनामे के थ्रू हो सकता है, और इंटरव्यू के जरिए भी हो सकता है। इंटरव्यू का इस्तेमाल तब किया जाता है जब डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। नाउ दी फोकस ग्रुप, फोकस ग्रुप एक ऐसी टेक्निक है जो कि अप्लाइड होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन लेवल के ऊपर। सो एक ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस के जरिए इनवाइट किया जाता है उस जगह पर जहाँ पर उनकी मीटिंग होती है मीडिएटर के जरिए, और मीडिएटर वो शख्स होता है जो कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। सो हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए इस तरह की मीटिंग के अंदर। सो प्लेस जो होती है, जगह जो होती है फोकस ग्रुप की, वो बहुत ही रिलैक्स होनी चाहिए। फोकस ग्रुप सिंगल फोकस ग्रुप भी हो सकता है, डबल फोकस ग्रुप भी हो सकता है। उसके बाद है फिर एक्सपेरिमेंटेशन। सो एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम देखना चाहते हैं जो रिलेशनशिप है कॉज और इफेक्ट के का। सो उसके बाद है फिर कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि स्टडी करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके ज़रिए लोग जो डिसाइड करते हैं कि वो बाई करेंगे या नहीं करेंगे। सो हम कैसे एक कंज्यूमर जो वो बिहेव करता है सर्टेन सिचुएशन में, सो देयर इज़ अ फोर्स बिहाइंड इट। सो उसके बाद है फिर इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर आए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि व्हाट कंज्यूमर्स फील्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं ये इनर फोर्स होती है, और इसके अंदर शामिल है क्या क्या, एज है, जेंडर है, एक्सपीरियंस है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ बिलीफ होता है अपने बारे में, और इसके अलावा जो सोसाइटी के अंदर रोल है, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। ना भी सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स समराज सोशल कंडीशन जो अफेक्ट करती है ह्यूमन बिहेवियर को। सो कई सारे डिसीजन इस वजह से होते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, और कई सारे लोग चीज़ें इस वजह से खरीद रहे होते हैं, कई चीज़ें खरीदी जाती हैं क्योंकि सोशल नीड की वजह से। सो स्टेप्स क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए? सबसे पहले रिकग्नाइज किया जाता है नीड को, यानी कि जो चीज़ मिस है, वो जो चीज़ मिस है, एक चीज़ मिस है जब भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत है, और फिर कलेक्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन और कंपैरिजन किया जाता है अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस हैं, फिर परचेज डिसीजन कर लिया जाता है, परचेजिंग कर ली जाती है, और फिर पोस्ट परचेज डिसीजन होता है परचेज करने के बाद कि प्रोडक्ट कैसी थी, ये पोस्ट परचेज डिसीजन कहलाया जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 26 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 27, इसके अंदर सबसे पहले है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट क्या होती है? वो चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है सेल के लिए। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकती है जिसको फिजिकली देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल भी हो सकती है जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते और ना हम टच कर सकते हैं। सो बेनिफिट्स होते हैं जो कि बेसिक फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, और हर प्रोडक्ट के सेट ऑफ फीचर होते हैं जो उसकी आइडेंटिटी है, जैसे कि पंखे के अपने सेट ऑफ फीचर है, टेबल के अपने सेट ऑफ फीचर्स है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, मेनली दो क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट की भी कैटेगरीज हैं कंज्यूमर गुड्स की, जो कि कंज्यूमर गुड्स से मुराद वो जो नॉर्मली होम घरों में इस्तेमाल होते हैं। सो इसके अंदर कन्वीनियंस गुड है पहला, और कन्वीनियंस गुड वो गुड्स होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली बाई किया जाता है, इमीडिएटली और मिनिमम एफर्ट के साथ बाई किया जाता है। सो कन्वीनियंटली तौर पे कस्टमर बाय करता है और कस्टमर को कंप्लीट अवेयरनेस होती है इसके बारे में, और इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो ब्रेड है, ग्रोसरी है। इसके बाद आते हैं फिर शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी और प्राइस डिफरेंट पाए जाते हैं डिफरेंट स्टोर्स के अंदर, जैसे कि क्लोथ्स है, और इसके अंदर ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है कन्वीनियंस गुड के मुकाबले में। और इसके अलावा स्पेशलिटी गुड्स होते हैं जिनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है। सो उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, और इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, कैपिटल आइटम, एक्सपेंस आइटम। सो कैपिटल आइटम वो होते हैं जो कि लॉन्ग लिव्ड होते हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक चलते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं, और कभी कभी कॉपीराइट भी ज़रूरी पड़ता है इनके लिए। सो एक्सपेंस आइटम कौन कौन से होते हैं? रॉ मटेरियल, यूटिलिटी आइटम्स जैसे कि ऑयल, गैस, ग्रीस एक्चुअली, और उसके अलावा कुछ टूल्स वगैरह। सो नाउ द प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब होता है कि तमाम प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन सेल के लिए ऑफर करती है उन तमाम प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। और प्रोडक्ट लाइन, अब प्रोडक्ट लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्ट लाइन मतलब एक ग्रुप होता है जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, मिलती जुलती प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका ग्रुप होता है, और एक सिंगल ब्रांड नेम के अंडर इनको सेल किया जाता है। ब्रांड नेम सेम ही होगा और उसके अंडर सेल किया जाएगा रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, मिलती जुलती जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। सो स्टेप्स क्या है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के? सबसे पहले रिकग्नाइज किया जाता है कि अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है, ऐसी कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही।
और उसके बाद फिर आइडिया को जनरेट किया जाता है और स्क्रीनिंग की जाती है आइडिया की, यानी कि उसको इवेल्युएट किया जाता है एक क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए, जो सेट क्राइटेरिया। उसके अलावा फिर प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप सम्राट फिजिकल शेप प्रोडक्ट का, यानी कि जो पहला डिज़ाइन होता है किसी भी चीज़ का उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, और उसी से फिर दूसरे जो है वो कॉपी बनाई जाती हैं। और प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, और दो टेस्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। लेबोरेटरी में एक तरफ तो टेस्टिंग की जाती है, जिस तरह आपने लैब्स देखी होंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह की इसी तरह की लैब्स होती हैं, वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा मार्केट टेस्ट किया जाता है, या फिर टेस्ट मार्केटिंग जिसको कहा जाता है। ट्रायल बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को बेचा जाता है। और फिर कमर्शलाइजेशन होती है, इनके प्रोडक्ट को कमर्शियल बेसिस के ऊपर बेचा जाता है, जिसको मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और ये हुआ लेसन नंबर 27 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 28, इसके अंदर सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इस स्टेज पे क्या होता है कि प्रोडक्ट को नया नया इंट्रोड्यूस कराया जाता है मार्केट के अंदर, और जब नई नई इंट्रोड्यूस होती है तो एक या बहुत कम मैन्युफैक्चरर होते हैं मार्केट के अंदर। ग्रोथ स्टेज आती है, जिसमें ग्रोथ होती है, प्रोडक्ट की सेल के अंदर इजाफा हो जाता है, क्योंकि पुराने कस्टमर भी ऑर्डर करते हैं, नए कस्टमर भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फिर मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है। सेल्स जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट के बारे में, और नए सेलर भी मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। डिक्लाइन स्टेज आ जाता है, जब प्रोडक्ट की सेल जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, और प्रोडक्ट मार्केट से डिसअपेयर भी हो सकती है। सो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि मार्केटर जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं ज़्यादा अपनी पॉलिसीज़ को, और इस स्टेज पे जो कस्टमर होते हैं वो वेंचरसम होते हैं, वही लोग कस्टमर होते हैं जो नई आइडियाज़ को ट्राई करना चाहते हैं, और मार्केटर्स जो है वो हाई रख सकते हैं प्राइस को, अगर कस्टमर अफोर्ड कर सके, और हाई कॉस्ट आई है अगर बनने में, और इस स्टेज पर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। उसके बाद फिर ग्रोथ स्टेज होती है। ग्रोथ स्टेज में जो है वो मार्केटर्स जो है वो अर्न करते हैं ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर कम होते हैं, कॉम्पिटिशन कम होता है, सेल्स ज़्यादा होती है। और मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस के अंदर कमी करना पड़ जाती है, और कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड किया जाता है, और प्रमोट किया जाता है ब्रांड नेम को, और मार्केटर्स जो वो रिवाइव करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को। और ओवरऑल प्रॉफिट इसके अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन जो पर यूनिट प्रॉफिट होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि कंपटीशन भी होता है इस वजह से। उसके बाद फिर डिक्लाइन स्टेज आ जाता है, यानी कि अब जो है वो सेल जो है वो डिक्लाइन हो जाए, गिरना शुरू हो जाती है, और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आउट भी हो सकती है। तो इसी वजह से सिलेक्टिव कस्टमर को ही प्रोडक्ट बेची जाती है, और अगर मार्केट में प्रोडक्ट को बरकरार रखना है तो उसके अंदर कुछ नया इनोवेशन किया जाए, नए फीचर्स लेकर आए जाए। जैसे खाने पीने की चीज़ें सपोज अगर, तो उसके अंदर नए फ्लेवर्स लेकर आए जाए। तो इस तरह करके प्रोडक्ट को बरकरार रखा जा सकता है मार्केट के अंदर। सो नाउ द ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स। सो ब्रांडिंग की अगर हम बात करें, सो ब्रांड जो है वो क्या है। सो ब्रांड जो है एक सिंबल होता है, एक साइन होता है, कलर होता है, डिज़ाइन होता है, या फिर इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आइडेंटिटी होता है प्रोडक्ट की। सो ब्रांड एक आइडेंटिटी है, किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल भी की होगी और लोग इस्तेमाल करते हैं। सो ब्रांड जो है असल में आइडेंटिटी है एक प्रोडक्ट की। और ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए आइडेंटिफिकेशन सजेस्ट की जाती है प्रोडक्ट के लिए। और ब्रांड इक्विटी होती है। ब्रांड इक्विटी का मतलब होता है कि कस्टमर की जो लॉयल्टी होती है प्रोडक्ट के साथ, वो कई सारे लोग लॉयल होते हैं कि हमने इसी ब्रांड की प्रोडक्ट ख़रीदनी है। सो वो ब्रांड इक्विटी होती है। और ब्रांड अवेयरनेस यानी कि किस हद तक एक कस्टमर जानता है या रिकॉल करता है ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट की जो ब्रांड है वो। फॉर एग्जांपल अब किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिया जाए तो आपके जहन में कौन सी ब्रांड पहले आती है। जैसे कि स्मार्टफोन का अगर हम नाम लें तो सबसे पहले जो भी स्मार्टफोन आपके जहन में आते हैं तो उसकी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो नाउ द टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स की भी टाइप्स हैं। नेशनल ब्रांड होती है जो कि पूरे कंट्री में सेल की जाती है, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि उसको बेचा जा सकता है पूरे कंट्री में। लाइसेंस ब्रांड होती है जिसके अंदर सेलर जो है वो बाय करता है राइट्स यूज़ करने के लिए उस ब्रांड को, एक पार्टी दूसरी पार्टी को राइट देती है। प्राइवेट ब्रांड्स होती हैं। प्राइवेट ब्रांड में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चर करता है और सोल्ड उसमें जो है वो मैन्युफैक्चर यूज़ करता है। ब्रांड जो है कुछ रिटेलर की जब वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को। सो उसके बाद है फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का ड्रेस होता है वो है पैकेजिंग। जिस तरह इंसानों का ड्रेस है सो इसी तरह पैकेजिंग भी जो है वो प्रोडक्ट का ड्रेस है। और पैकेजिंग जो है असल में डिज़ाइन करना और रैपर को बनाना, ये है पैकेजिंग। और लेबलिंग क्या है। लेबलिंग जो है पैकेजिंग का ही एक हिस्सा होता है। पैकेज का वो हिस्सा जहाँ पर नाम, कॉन्टेंट्स और जो नेम होता है मैन्युफैक्चरर का वो लिखा होता है, उसको हम लेबलिंग कहते हैं। तो ये हुआ लेसन नंबर 28 कंप्लीट।
लेक्चर नंबर 29। इसके अंदर सबसे पहले है प्राइसिंग। सो प्राइसिंग के अंदर प्राइस क्या है? प्राइस से मुराद वैल्यू होती है, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। वैल्यू है, और ये वो वैल्यू होती है जो सेलर रिसीव करता है जब वो एक्सचेंज करता है गुड्स या सर्विसेज। और प्राइसिंग वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए डिटरमाइन किया जाता है, कंपनी डिटरमाइन करती है कि क्या वो रिसीव करेगी जब एक्सचेंज करेगी अपनी प्रोडक्ट्स को। सो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको सामने रखते हुए प्राइस को सेट किया जाता है। पहला ये कि मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें सामने रखना पड़ेंगी, अदरवाइज सेल गिर सकती है अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की वजह से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दी है। सो इंक्रीज मार्केट शेयर को बढ़ाना, ये भी एक फैक्टर सामने रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव सामने रखा जाएगा, और साइकोलॉजिकल एडवांटेज देखा जाएगा, और गेट रेट ऑफ स्टॉक को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि कितना ज़्यादा स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो फिर प्राइस थोड़ी कम करना पड़ेगी। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, एक तो उसको कंसिडर किया जाता है कि प्रोडक्ट बनने में या खरीदने में कितनी कॉस्ट आई है, और उसके बाद फिर उसमें जितना भी हम प्रॉफिट लेंगे उसको ऐड करके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेट कर दी जाती है। नाउ द ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है, फर्क नहीं पड़ता चाहे जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाए, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो वेरी करती है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, वो उसमें इजाफा होता चला जाएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल है। सो टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। और जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब नई प्रोडक्ट की जब प्राइसिंग सेट की जाती है तो इसमें प्राइस स्कीमिंग होती है। स्कीमिंग के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा प्राइस जो है वो चार्ज किया जाता है जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और इसके भी फ़ायदे होते हैं कुछ, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। अगर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के अंदर मिस्टेक हुई है सपोज, तो प्राइस स्कीमिंग की वजह से वो जो मिस्टेक हुई है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि अगर कॉस्ट ज़्यादा थी और कम कैलकुलेट हो गई तो वो जो मिस्टेक है वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। और अगर कस्टमर जो है, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ है तो इसकी अच्छी क्वालिटी होगी, तो ये भी एक फ़ायदा है। और पेनिट्रेशन प्राइसिंग ऐसा भी होता है कि कभी कम प्राइस जो है वो सेट किया जाता है जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इसका भी फ़ायदा ये कि लार्ज मार्केट शेयर में इजाफा होगा, ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सकता है, और प्राइसिंग डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। नाउ फिक्स वर्सेस डायनामिक प्राइसिंग। फिक्स प्राइसिंग में क्या होता है कि हम कंसिडर नहीं करते जो कस्टमर की टाइप से, कस्टमर की टाइप को हम कंसिडर नहीं करते। एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक प्राइस फिक्स रहेगी, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी और लोकेशन से भी, इन तमाम चीज़ों पर प्राइस जो है वो हमारी फिक्स रहेगी। डायनामिक प्राइसिंग में हमारी प्राइस वेरी करती है एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर तक, और मार्केट टू मार्केट में हमारी प्राइसिंग में फर्क आता है। सो फैक्टर्स जो कि कंसिडर किए जाते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट करते वक्त, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो करेंसी को देखा जाता है कि एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर रुपीज़ का जैसा कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया हुआ है वो देखा जाता है कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया हुआ है। टैरिफ ये भी टैक्स होता है जो कि इंपोर्टेड आइटम्स पे लगता है। और उसके अलावा फ्राइट, जब गुड ट्रांसपोर्ट होता है तो वो बल्क में होता है, ट्रेन के जरिए, ट्रक के जरिए, शिप के जरिए या फिर एयरक्राफ्ट के जरिए। और इंश्योरेंस कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है जब इंटरनेशनल प्राइसिंग सेट की जाती है। सो नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मतलब क्या होता है कि तमाम चैनल्स का, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स कहते हैं। और जाहिर बात है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हो सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड मार्केट टू मार्केट। सो पार्टीज जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? एक तो होलसेलर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से बाय करता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचता है वो, और ये ज़्यादातर पे उन लोगों को ही बेचता है जो रीसेलर होते हैं, नॉर्मली रिटेलर को बेचते हैं। और रिटेलर होते हैं जो बाय करते हैं गुड्स को, नॉर्मली होलसेलर से बाय करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में एंड बायर्स को बेचते हैं। नॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या होता है? चेन, इंटरमीडियरीज की चेन जिनके जरिए गुड्स या सर्विस जो है वो एंड बायर तक पहुंचते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। सो कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसमें क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और मेंबर्स जो वो ऐड करते हैं वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, चैनल नेटवर्क वर्क करता है प्लेस यूटिलिटी के लिए। प्लेस यूटिलिटी का मतलब कि जब प्रोडक्ट जहाँ बनी बिकी कहीं और, तो उसकी यूटिलिटी जो है वो उसमें इजाफा होता है। जहाँ पे ज़रूरत है उसी जगह पे बिकती है, वो बनती कहीं और है, बिकती कहीं और है, जहाँ पे ज़रूरत होती है। सो एक्टिविटीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स परफॉर्म करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं? स्टोरेज कैपेसिटी, इनके बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं।
फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, यानी कि एडवांस पेमेंट करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन रिसर्च करते हैं, ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन ला के कंपनी को देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन करते हैं, यानी कि जिसके ज़रिए प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर्स लेकर कस्टमर तक पहुंचती है। तो ये हुआ लेसन नंबर 29। नाउ द लेसन नंबर 30, इसके अंदर सबसे पहले है एजेंट। कई सारे एजेंट्स होते हैं और एजेंट्स को आपने देखा भी होगा। सो एजेंट कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो कि बायर और सेलर को आपस में मिलाता है, और ये टेक्निकली साउंड होता है, इसके बाद टेक्निकल नॉलेज होती है, टेक्निकली तौर पे भी काम ये कर सकता है, और ये दोनों पार्टीज के लिए काम करता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसमें होलसेलर होते हैं जो कि कंपनी से बाय करते हैं और इंडस्ट्री को सेल करते हैं। उसके अलावा सप्लायर होते हैं जो कि इंडस्ट्री प्रोडक्ट यूजर को सेल करते हैं मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज इंटेंसिव होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरमीडियरीज होते हैं और ये इस्तेमाल की जाती है कंज्यूमर गुड्स के लिए। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव के अंदर जो है वो बहुत कम इंटरमीडियरीज होते हैं और एक्सक्लूसिव टारगेट मार्केट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक इलाके के अंदर एक ही सप्लायर, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को ऑथोराइज किया जाता है, ऐसा भी होता है इसके अंदर। सो लो प्राइस आइटम जो होते हैं कंज्यूमर आइटम, उनके अंदर एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होती है और हाई प्राइस के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर चैनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि डिसएग्रीमेंट होना दोनों पार्टीज के दरमियान। सो चैनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्राइस के ऊपर भी हो सकता है, सप्लाई के ऊपर, कलेक्शन एंड रिकवरीज के ऊपर भी हो सकता है। नाउ दी चैनल लीडरशिप। अब चैनल लीडरशिप के अंदर ये इसका मतलब ये होता है कि वो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसकी ज़्यादा पावर होती है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। नाउ दी रिटेलर। अब रिटेलर कौन शख्स होता है? ये वो शख्स होता है जो कि बल्क के अंदर बल्क क्वान्टिटी में बाय करता है, बल्क क्वान्टिटी के अंदर बाय करता है और एंड बायर्स को बेचता है। नॉर्मली ये होलसेलर से बाय करता है। और रिटेलर्स की भी टाइप होती है, जिसके प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होता है। प्रोडक्ट लाइन रिटेलर अगर है तो उसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन होती है, एक ही प्रोडक्ट लाइन को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। प्रोडक्ट लाइन से मुराद होता है कि एक रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ग्रुप, उसको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। बार्गेन रिटेलर्स होते हैं और कैटलॉग। सो कैटलॉग का मतलब क्या होता है? एक बुक या ब्रोशर्स होती है, कोई एक बुक या ब्रोशर होता है ये, और इसके अंदर कंप्लीट लिस्ट होती है आइटम्स की, जितने भी आइटम्स होते हैं, और टिपिकली ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होता है, जैसे कि ए वाले सारे आइटम, बी वाले सारे आइटम और सी वाले, इस तरह करके। और रिटेलर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैटलॉग्स बायर को। उसके अलावा डिस्काउंट हाउस होते हैं जो कि डिस्काउंट प्राइस पे ऑफर करते हैं प्रोडक्ट्स को। और उसके अलावा फैक्ट्री की आउटलेट होती है, फैक्ट्री के बाहर जो फैक्ट्री की दुकानें होती हैं, आपने देखा होगा फैक्ट्री के बाहर ही उनकी अपनी एक शॉप बनी होती है। कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जो कि लॉन्गर आवर्स के लिए खुले होते हैं और देर तक खुले होते हैं, जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद भी खुले रहते हैं। और स्लाइटली इनके जो प्राइस होते हैं वो हायर होते हैं सुपर स्टोर्स के मुकाबले में, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक खुले होते हैं और इनके पास वही प्रोडक्ट होती है जो कि डिमांड में होती है। नाउ दी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो फिनिश गुड्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है एंड बायर तक, मैन्युफैक्चरर से एंड बायर तक। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कुछ कंसीडर करना चाहिए फैक्टर को। एक तो मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं और इसके अलावा प्राइसिंग, स्पीड और दूसरे फैक्टर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के। नाउ दी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो एयरक्राफ्ट के जरिए भी किया जाता है, रेलवे के जरिए भी किया जाता है, शिप्स के जरिए भी किया जाता है, पाइपलाइन के जरिए भी किया जाता है और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए भी किया जाता है। नॉर्मली पिकअप या ट्रक वगैरह का इस्तेमाल होता है। सो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है जब स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि फ्लावर्स, इसको इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो सिलेक्शन जो की जाती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, इसके अंदर चेंजेस जो होती है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, इसको भी कंसिडर किया जाता है। और इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा मोड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक ही प्रोडक्ट कभी रोड के जरिए ट्रांसफ़र हो रही है, सो कभी एयरक्राफ्ट के जरिए हो रही है, कभी पाइपलाइन के जरिए हो रही है। सो नाउ द फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है प्रोडक्ट की मूवमेंट के लिए। एक तो कॉस्ट देखी जाती है कि कितनी कॉस्ट है, प्रोडक्ट की नेचर कैसी है, पेरिशेबल है या फिर नहीं है, डिस्टेंस कितना है और कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ द प्रमोशन। सो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब वो टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट किया जाता है कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में या कंपनी की पॉलिसी के बारे में। और प्रमोशन मिक्स का मतलब ये होता है कि ब्लेंड करना सेवरल प्रमोशनल टूल को, कई सारे प्रमोशनल टूल को ब्लेंड कर दिया जाता है कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बायर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। सो गोल्स क्या हैं प्रमोशन के? अवेयरनेस क्रिएट करना, परसुएट करना कस्टमर के वो प्रोडक्ट को बाय करें, इनके उसको कन्विंस करना और कन्विंस करना कस्टमर को कि वो प्रोडक्ट को लाइक करें और बाय करें। ये दोनों प्रमोशन के जरिए किया जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 30 कंप्लीट।
लेक्चर नंबर 31, इसके अंदर सबसे पहले है स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन। प्रमोशन के लिए पुल स्ट्रेटजी होती है, पुश। पुल के अंदर क्या होता है, कस्टमर को खींचा जाता है अपनी तरफ। टारगेट किया जाता है एंड बायर को और उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है मीडिया के थ्रू, स्पेशली एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ताकि वो प्रोडक्ट को बाय करे मिडिल मैन से। और पुश स्ट्रेटजी में प्रोडक्ट को पुश किया जाता है। पुश करने के लिए मिडिल मैन को टारगेट किया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है मिडिल मैन को, ताकि प्रोडक्ट को आगे पुश करे कस्टमर को। और मार्केटर्स जो साइमल्टेनियसली एक साथ इन दोनों स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करते हैं। नाउ द प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स का मतलब क्या होता है कि तमाम प्रमोशनल टूल जो कि ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है ताकि कम्युनिकेट कर सके कस्टमर के साथ। और इसके अंदर एडवर्टाइजिंग शामिल है जो कि एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। और इसके अलावा पर्सनल सेलिंग शामिल है, पर्सनल सेलिंग। और इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस भी इसके अंदर शामिल है। ये चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद है फिर बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि अनसेटिस्फाइड नीड क्या है, कौन सी नीड है जो पूरी नहीं हो रही, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढा जाता है जिससे उस नीड को सेटिस्फाई किया जा सके जो नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही। और कंपैरिजन किया जाता है अल्टरनेटिव्स का, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर बाइंग डिसीजन लिया जाता है। फिर पोस्ट बाइंग बिहेवियर, प्रोडक्ट बाई कर ली उसके बाद जो एक बिहेवियर है कि प्रोडक्ट कैसी थी और उसको दोबारा बाई किया जाए या नहीं ना किया जाए। नाउ द एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग है क्या? एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की। ये यूजुअली पेड होती है, इसके लिए पे करना पड़ता है, फ्री नहीं होती है। पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की और परसुएसिव होती है यूजुअली नेचर के अंदर, और प्रमोट किया जाता है प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज़ को। टाइप्स होती है एडवर्टाइजिंग की भी, कोई एक तरह की नहीं होती। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसके अंदर कन्विंस किया जाता है कंज्यूमर को कि वो प्रोडक्ट को या सर्विस को जो है वो परचेज करे। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कंपैरिजन किया जाता है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स है, और कुछ कंट्रीज में ये टेक्निक अलाउ भी नहीं है। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग होती है एक प्रोडक्ट जो कि पुरानी हो चुकी है, लोग भूल चुकी है, अचानक से उसका ऐड चलता है और वो प्रोडक्ट जहन में आ जाती है। वो रिमाइंडिंग एडवर्टाइजिंग होती है, रिमाइंडर। और उसके बाद है एडवर्टाइजिंग मीडिया। मीडिया क्या है? ये मीडियम होता है जिसके जरिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिलीवर की जाती है टारगेट ऑडियंस तक। और मीडिया की भी वैरायटी होती है, जैसे कि प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट फॉर्म के अंदर होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है। और अगर फ़ायदा न्यूज़पेपर का हम देखें तो वो ये कि जनरल पब्लिक तक इजीली एक्सेस है, हर जगह अवेलेबल होता है। और नुकसान ये होता है कि लो लिटरेसी रेट है, पाकिस्तान में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग भी न्यूज़पेपर की अच्छी नहीं होती। और अगर हम प्रिंट मीडिया में कंपेरिजन देखें तो मैगजीन की लाइफ ज़्यादा है न्यूज़पेपर के मुकाबले में। और प्रिंट मीडिया का फ़ायदा ये होता है कि अगर एक मैसेज समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा रीड किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अब तक जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो टेलीविजन का हुआ है। आपने देखा होगा कि टेलीविजन पे तकरीबन ज़्यादातर एड्स आते हैं, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के एड टेलीविजन के ऊपर आते हैं। लेकिन अब इंटरनेट के आने के बाद इसके अंदर थोड़ी कमी आई है। इसके फ़ायदे हैं क्योंकि ये हर जगह पे अवेलेबल होता है और ये ऑफर करता है वैरायटी, चीज़ों की वैरायटी होती है इसमें। एक तरफ लोग एड को देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी होती है अवेलेबल के मैसेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए, क्योंकि एड्स को दिखाया भी जा रहा होता है और एक तरफ सुन भी रहे होते हैं लोग। इसके कुछ नुकसान भी है कि कई सारे एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, और पाकिस्तान में वैसे भी लोड शेडिंग का इशू है, और टारगेट ऑडियंस के पास टाइम ही ना हो टीवी देखने का। और जब से इंटरनेट आया तो टारगेट ऑडियंस कई सारी ऐसी भी है जो टीवी नहीं देख रही, और ये एक्सपेंसिव भी होता है। अब तो खैर इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव है। रेडियो, अब रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो की हर जगह पहुंच है। लोगों के गाड़ियों में भी रेडियो होता है और फ़ोन्स में भी रेडियो होता है, और ये पर्सनल फ्रेंड की तरह काम करता है लोगों के लिए। और ये बहुत चीपर है, बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू टेलीविज़न। अलग से भी रेडियो ख़रीदा जाए तो बहुत सस्ता है, और इसके अलावा फ़ोन्स में लोगों के होता है ये। और इसकी लिमिटेशन ये कि इसके अंदर पिक्चर नहीं होती। आउटडोर मीडिया, अब आउटडोर मीडिया क्या है? जब आप बाहर जाते हैं रोड के ऊपर तो आप देखते हैं कई सारे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, होर्डिंग लगे होते हैं एडवर्टाइजिंग के। इसमें कलरफुल इमेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लिमिटेशन ये कि एक ऐसी सही जगह ढूंढी जाए जहाँ पे टारगेट ऑडियंस मौजूद हो या वहाँ से गुजरना होता हो। कुछ और तरीके भी है एडवर्टाइजिंग के। एक तो सिनेमा में एडवर्टाइजिंग की जाती है, टेलीफोन डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया जाता है, येलो पेजेस ये भी एक डायरेक्टरी होती है, और रेलवे का टाइम टेबल होता है वहाँ पे एडवर्टाइजिंग की जाती है, बस के साइड पैनल्स होते हैं वहाँ पे एडवर्टाइजिंग की जाती है साइडों पे, और मैसेजेस होते हैं ट्रेन में। कुछ और तरीके भी हैं, जैसे कि स्काई राइटिंग है, एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है स्काई के ऊपर, और इसके इसी तरह लेजर राइटिंग भी होती है। नाउ द चॉइस ऑफ मीडिया फॉर प्रमोशन। अब अगर मीडिया की हम चॉइस करेंगे कौन सा मीडिया बेटर है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक, और उसके अंदर भी कौन सा बेटर है, कोई भी सिंगल मीडियम या मीडिया बेटर नहीं कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों के ऊपर कि उसकी कॉस्ट क्या है, हम कितना, हमारा बजट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमें कैसी क्वालिटी चाहिए, सर्कुलेशन क्या है, उसकी रीच कितनी, रीच ऑडियंस तक कितनी ऑडियंस तक वो पहुँचता है, टारगेट ऑडियंस तक पहुँचता है नहीं पहुँचता, एडिटोरियल इन्वायरमेंट कैसा है, वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर कंटेंट जो है एडिटोरियल कंटेंट जो है मीडियम का वो बनाया जाता है, और मैसेज की लाइफ शॉर्ट लाइफ है या फिर लॉन्ग है।
और मीडिया मिक्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट मीडिया का इस्तेमाल करना एक ही वक्त पे प्रमोशन के लिए गुड्स की या सर्विसेज की। सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन, अब एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, एडवर्टाइजिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाए कस्टमर तक पहुंचने के लिए। और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है, ये एक अलग ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन होती है एडवर्टाइजिंग के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन एड्स को क्रिएट करती है और इसके अलावा प्लान करती है कि हाउ व्हेन एंड वेयर इट शुड बी डिलीवर्ड। सो ज़्यादातर जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ये हुआ लेसन नंबर 31 कंप्लीट। सो लेसन नंबर 32, इसके अंदर सबसे पहले हाउ टू डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सो एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो डिज़ाइन की जाती है, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्विस लें, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करें, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोनों के अंदर ज़रूरी होती है। सो सिलेक्शन जब की जाती है मीडिया की कि कौन सा मीडिया का हम इस्तेमाल करें, सो वो देखा जाता है कि कौन सा मीडिया पावरफुल है और इफेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। सो पहला स्टेप क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है टारगेट मार्केट को, और ये वो ग्रुप होता है जहाँ पे हमारा जिसके लिए हमारा मैसेज जो है वो डिज़ाइन होगा। सो हम देखते हैं एजुकेशनल क्लास को, कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एजुकेशनल क्लास के लिए होती हैं, और देखते हैं कि कस्टमर हमारा रूरल है या अर्बन है, अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, कस्टमर की एज क्या है, सोशल क्लास क्या है, अपर मिडिल या लोअर है, और एलोकेशन ऑफ बजट को देखते हैं, यानी कि बजट हम किस हिसाब से एलोकेट कर रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं एक्सपेक्टेड सेल के, या फिर टारगेट मार्केट को हम कंसिडर कर रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिटर को हम देख रहे हैं। सो एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स, सो एडवर्टाइज यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्या हम प्राइस को रिड्यूस करेंगे या हम कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के साथ। और उसके बाद है फिर मैसेज क्रिएशन, यानी कि मैसेज को क्रिएट करना, यानी कि उसकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और पिक्चर सिलेक्शन, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और सिलेक्शन करेंगे हम पिक्चर को। इसके अंदर लैंग्वेज एप्रोप्राइट हो वो लैंग्वेज जो टारगेट ऑडियंस समझ सके, और एप्रोप्राइट वर्ड्स हो वो वर्ड जो टारगेट ऑडियंस समझ सके। सो चॉइस ऑफ एप्रोप्राइट मीडिया, यानी कि सिलेक्शन करना मीडिया की, और इवेल्यूएट करना एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजमेंट रिसर्च करना, सेल्स वॉल्यूम को देखना, यानी कि ये देखना कि हमारी एडवर्टाइजमेंट वो कर रही है जो जिसके लिए हमने ऐड चलाया है, और क्या हमारी सेल्स के अंदर इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। नाउ दी पर्सनल सेलिंग, सो पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है, वन टू वन कम्युनिकेशन, यानी कि फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक। सो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कस्टमर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कस्टमर जो है वो जानना चाहता है प्रोडक्ट के बारे में डिटेल के अंदर, और पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत पड़ती है जब प्रोडक्ट टेक्निकल होती है, सिंपल प्रोडक्ट नहीं होती, टेक्निकल प्रोडक्ट होती है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। सो पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है, कंज्यूमर आइटम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए तो होता ही है इस्तेमाल, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। लेसन नंबर 33, इसके अंदर सबसे पहले है टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर। सो सेल्स मैनेजर्स के क्या क्या टास्क होते हैं, डिफाइन करना सेल ऑब्जेक्टिव्स को, कि हमारे सेल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है वो इंक्रीज करना भी हो सकता है, सेल को कंट्रोल करना भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज करना एक टीम को। सो हमें एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, एक टीम जो कि इम्प्लीमेंट करे तमाम डिसीजंस को, और इम्प्लीमेंटेशन करना प्लान्स की, और टेरिटोरी मैनेजमेंट, यानी कि हम डिफाइन करते हैं टेरिटोरी इंडिविजुअल्स के लिए। सो नाउ द पर्सनल सेलिंग टास्क, बुकिंग ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की बुकिंग और प्रोसेस करना, ऑर्डर्स को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना ऑर्डर को कंसर्न डिपार्टमेंट तक, और क्रिएटिव सेलिंग यानी कि क्रिएटिव आइडियाज़ होना, और मिशनरी सेलिंग, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना बायर को हेल्प करते हुए। सो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ढूंढते हैं। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर वो होता है जो कि कस्टमर होता तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल होता है कस्टमर बनने का, और इसके अंदर देखा जाता है लोकेशन को, इंडस्ट्री की, और जाना जाता है जो डिसीजन मेकर है ऑर्गेनाइजेशन का वो, और मेथड देखे जाते हैं कि ऑर्डर करने का मेथड क्या ऑर्गेनाइजेशन में, साइज़ क्या ऑर्डर का, मोड ऑफ पेमेंट किस तरह का है, किस तरीके से पेमेंट की जाती है, पास्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और करंट प्रॉब्लम जो है वो क्या है। सो टेक्निक्स क्या है प्रोस्पेक्टिंग की, दो टेक्निक है, एक तो स्नोबॉल टेक्निक है, बिल्कुल स्नोबॉल की तरह, जिस तरह स्नोबॉल नीचे गिरती जाती है तो बड़ी होती चली जाती है। सो एक सेटिस्फाई कस्टमर से पूछा जाता है ज़्यादा कस्टमर के बारे में ताकि प्रोडक्ट को सेल किया जाए, और कोल्ड कन्वर्जिंग टेक्निक, जिसके अंदर हर किसी को कस्टमर जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो फीचर्स क्या है प्रोस्पेक्टिव बायर के, एज क्या है उसकी, एज देखी जाएगी, उसका इंटरेस्ट क्या है, जो प्रेफरेंस होती है। सो अप्रोचिंग द कस्टमर, दो ऑप्शन है कस्टमर तक पहुंचने के, एक तो हम अपॉइंटमेंट लें कस्टमर से, और बगैर अपॉइंटमेंट के। सो क्या फ़ायदे होते हैं हमारे अगर अपॉइंटमेंट हम लेते हैं, एक तो हमें प्रॉपर्ली सुना जाएगा और कस्टमर ये सोचेगा कि उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी, और डिसएडवांटेज ये है कि कस्टमर हमें नो कह सकता है, सेल पर्सन जो है वो वक्त पे ना पहुंचे, ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है। और फ़ायदा
क्या होता है अगर अपॉइंटमेंट नहीं ली, टाइम जो है वो सेल्स पर्सन की कंट्रोल में होता है क्योंकि टाइम का मसला नहीं होता इसके अंदर, और सेल्स पर्सन जो है वो उसके पास उसको ना होने का कोई खर्चा नहीं होता, अगर अपॉइंटमेंट नहीं ली तो ना का कोई खतरा ही नहीं है। और इसका नुकसान ये होता है कि कस्टमर जो है वो ये सोच सकता है कि ये जो सेल पर्सन है ऑर्गेनाइज पर्सन नहीं है। नाउ दी बैरियर्स, कुछ बैरियर्स आते हैं जब सेल पर्सन जो है वो पहुंचता है कस्टमर तक, तो क्या बैरियर्स होते हैं? ये बैरियर्स हो सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड रोक ले गेट के ऊपर, एक तो ये बैरियर है। रिसेप्शनिस्ट जो है उसने रोक लिया रिसेप्शन के ऊपर, या फिर जूनियर ऑफिसर ने रोक लिया। और ये लोग जो रोकते हैं ये अपने ड्यूटी की वजह से रोकते हैं, इनको कोई दुश्मनी नहीं होती। सो फाइनल चेकलिस्ट बिफोर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से पहले कुछ चेकलिस्ट है, कुछ चीज़ें हैं जिनको चेक किया जाता है, कुछ इक्विपमेंट है जिनको देखा जाता है कि वो रेडी है या नहीं जब कस्टमर को प्रेजेंटेशन दी जाती है उससे पहले, जिसमें कैलकुलेटर, मेजरिंग टेप, प्राइस लिस्ट, फोटोग्राफ्स और ब्रोशर्स वगैरह को देखा जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 33। लेक्चर नंबर 34, इसके अंदर सबसे पहले है प्रेजेंटेशन स्टेज। जब बायर को अप्रोच कर लेता है सेल्स पर्सन, सो वो रिव्यू करता है उस सिचुएशन का जहाँ पे बायर से वो मिलता है, तो पहले कुछ सिचुएशन का जायजा लेता है ताकि बायर के बारे में अंदाज़ा कर सके। वो देखता है कि वहाँ पे फर्नीचर कैसा डला हुआ है, दीवारों पे कैसी चीज़ें लटकी हुई हैं, पर्दे किस तरह के हैं, और पर्सनल टेस्ट से रिलेटेड कोई आइटम है तो उसको भी देखता है ताकि बायर के बारे में अंदाज़ा कर सके। सो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का तरीका क्या है? क्वेश्चन पूछ के भी की जा सकती है, और अगर अपॉइंटमेंट ली गई है तो डायरेक्टली भी कन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सकती है। और किसी भी गैर खुशगवार जो वाक़या है उसको उससे अवॉइड किया जाए कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, यानी कि जब डिस्कशन का स्टार्ट हो रहा है तो गैर खुशगवार जो भी वाक़या है उसको उससे अवॉइड किया जाए शुरू में। जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो शुरुआत में एक्सीडेंट का जिक्र ना किया जाए। उसके बाद फिर इंटरेस्ट स्टेज। इंटरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि सेल पर्सन जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है कस्टमर की प्रोडक्ट के बारे में, और कस्टमर का इंटरेस्ट जो हो सकता है वो प्राइस के बारे में भी हो सकता है, सेल सर्विस के बारे में भी हो सकता है, वो गारंटीज और वारंटीज के बारे में भी हो सकता है। फिर ऑब्जेक्शन स्टेज आती है जिसके अंदर सेल पर्सन डिज़ायर करता है क्रेडिट कस्टमर के अंदर ताकि प्रोडक्ट को बाय से कर सके, और कस्टमर ऑब्जेक्शन भी उठाता है कुछ। सो अच्छा सेल पर्सन वही होता है जो उनको हैंडल अच्छी तरीके से ऑब्जेक्शंस को हैंडल करता है। और फिर आती है हमारे पास क्लोजिंग स्टेज, यानी कि ऑर्डर हासिल करने की, और इसमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर। और फिर फॉलोअप, अब जो है हम फॉलोअप करेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। नाउ दी आइडिया एब्रीविएशन है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन की। अटेंशन का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो अवेयर होता है एक प्रोडक्ट के बारे में, कैटेगरी के बारे में या ब्रांड के बारे में। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो इंटरेस्टेड हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जब वो लर्न करता है प्रोडक्ट के बारे में। और उसके बाद फिर डिज़ायर आती है कि कंज्यूमर का जो है वो डेवलप करता है एक फेवरेबल डिस्पोजिशन एक ब्रांड की तरफ या प्रोडक्ट की तरफ। और फिर एक्शन होता है। एक्शन में क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो उसकी परचेज इंटेंशन जो है वो फॉर्म हो जाती है। नाउ द टाइप्स ऑफ कस्टमर की भी टाइप्स होती हैं। स्केप्टिक कस्टमर्स होते हैं, वो कस्टमर होते हैं जो कि डॉटफुल, जिनका बिहेवियर होता है आर्ग्यू करते हैं कि सेल पर्सन हमेशा झूठे होते हैं, वो ये कहते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है उनके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, इस वजह से भी करते हैं, या कुछ की नेचर ही ऐसी होती है। सो सेल पर्सन को सिंपैथी शो करनी चाहिए उनके साथ। और एग्रेसिव कस्टमर होते हैं जो कि फाइट भी शुरू कर सकते हैं, सो उनको समझा जाए, उनको हैंडल किया जाए और रीज़न समझा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाउ द इनोवेशन इन सेल। आज के दौर की जो सेल है वो पहले के दौर में ऐसी नहीं थी, आज से 20 साल 50 साल या 100 साल या 1000 साल पहले हम देखें। सो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन सेल्स की जाती है, वेबसाइट्स के ऊपर ऑर्डर्स बुक होते हैं और घरों में डिलीवर किया जाता है, और इसके अंदर पेमेंट भी ऑनलाइन की जाती है। पाकिस्तान के अंदर तो कैश ऑन डिलीवरी है अभी तक। सो टेली मार्केटिंग या टेली सेलिंग ये भी है, ये थोड़ी पुरानी है ई कॉमर्स के कंपैरिजन में, जिसमें टेलीफोन के जरिए सेल किया जाता है। नाउ दी सेल्स प्रमोशन। सो सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि प्रमोट करना गुड्स या सर्विस को शॉर्ट टाइम के लिए। और टेक्निक्स है सेल्स प्रमोशन की, जैसे कि कॉन्टेस्ट को अरेंज किया जाता है, कंपटीशन होता है और जो जीतने वाले होते हैं उनको इनाम दिया जाता है, ट्रेड शोज होते हैं, एग्जीबिशन होती है प्रोडक्ट्स की, और एडवर्टाइजमेंट की जाती है इंटरटेनमेंट के जरिए। जो इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एडवर्टाइजमेंट की जाती है। नाउ द पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन। पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन का मतलब क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि सुपर मार्केट में खासतौर पे जहाँ पे प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं सेल्स के लिए, वहीं पे दरमियान में एक प्रोडक्ट प्रमोशन वाली रखी होती है, वो पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन है। इसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशन भी होता है कि प्रमोशनल जो आइटम होते हैं वो चेकआउट काउंटर के करीब रखे होते हैं। और प्रमोशनल मटेरियल जो होता है वो किस तरह का हो सकता है, हैंगिंग भी हो सकता है, लटका हुआ,
प्रमोशनल मैसेजेस भी दिखाए जा सकते हैं। विंडो डिस्प्ले, ग्लास के अंदर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है और रैक्स बने होते हैं, रैक्स के अंदर प्रोडक्ट रखी होती हैं। सो पब्लिसिटी क्या है? अनपेड फॉर्म है प्रमोशन की मास मीडिया के जरिए। एडवर्टाइजमेंट का उलट है, एडवर्टाइजमेंट में पेड फॉर्म होती है, ये अनपेड फॉर्म है। और पब्लिसिटी की अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि न्यूज़ आना कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर, इसको पब्लिसिटी कहा जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा रिलायबल समझी जाती है क्योंकि ये अनपेड फॉर्म है, लोग इसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर न्यूज़ आती है किसी कंपनी के बारे में किसी न्यूज़पेपर में, तो लोग उसको ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एडवर्टाइजमेंट। नाउ दी पब्लिक रिलेशंस। सो पब्लिक रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि मैनेज करना, डिसमिनेट करना इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन से पब्लिक तक, ताकि अफेक्ट किया जा सके पब्लिक के परसेप्शन को। ये हुआ लेसन नंबर 34 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 35, इसके अंदर सबसे पहले है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कन्वर्ट किया जाए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर। जैसे कि लोहे से एक गाड़ी बना दी गई, सो ऐड की जाती है वैल्यू रॉ मटेरियल के अंदर, प्रोसेस किया जाता है और एक नई यूजफुल प्रोडक्ट बना दी जाती है। सो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की एबिलिटी होना नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और यूटिलिटी की भी फॉर्म है टाइम यूटिलिटी, यानी प्रोडक्ट तब मिले जब उसकी ज़रूरत है। प्लेस यूटिलिटी, एक प्रोडक्ट बनती कहीं और है, बिकती कहीं और है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर बिकती है। और इसके अलावा फॉर्म यूटिलिटी होती है कि जब फॉर्म चेंज हो जाती है तो उसके अंदर भी यूटिलिटी के अंदर इजाफा हो जाता है। आटे की इतनी यूटिलिटी नहीं जितनी रोटी की है। सो ऑपरेशन प्लानिंग। सो ऑपरेशन मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कैपेसिटी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन की, और जो अप्रोप्रिएट लोकेशन है, यानी सही लोकेशन जो इंडस्ट्री की। सो जब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको कंसिडर किया जाता है इंडस्ट्री की लोकेशन डिसाइड करते वक्त, ये देखना कि स्किल्ड वर्कर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं। और इसके अंदर देखा जाता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीफोन और जो रोड ट्रांसपोर्ट है और रेलवे है उन तक एक्सेस होना, इन तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी देखी जाती है। और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही प्रोडक्शन होगी, चीज़ें बनाई जाएंगी। और क्लाइमेटिक कंडीशन, जो मौसमियाती जो सूरत हाल है वो। सो फैसिलिटीज टू बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। जो फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज की जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसमें प्रोडक्टिव फैसिलिटीज है, मशीन वगैरह जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में। नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटीज जो कि इनडायरेक्टली रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा सपोर्टिव फैसिलिटीज जैसे कि प्लानिंग एक्सपर्ट, परचेज एक्सपर्ट्स और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह। नाउ द लेआउट प्लान। सो इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल अरेंजमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और इसके अंदर क्या शामिल होती है? प्लेसमेंट, मशीनरी की प्लेसमेंट, लोगों की मूवमेंट, वाटर स्टोरेज और एंट्री और एग्जिट पॉइंट आ जाती है। सो लेआउट की डिज़ाइनिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास। सो कंसीडरिंग द प्रोडक्ट, सो हम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए लेआउट और प्रोसेस इन्वॉल्व इन लेआउट। प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं लेआउट के अंदर। अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉमन प्रोसेस होता है दोनों के लिए। सेलुलर लेआउट होता है, यानी कि हर सेल के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। प्रोडक्ट लेआउट होता है। और इसके अलावा प्लेसमेंट लेआउट, इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इनर प्लेसमेंट जो होती है चीज़ों की। सो इसके अलावा हम दूसरे फैक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास अदर लेआउट्स हैं, जैसे कि यू शेप लेआउट है जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है चीज़ों को यू शेप के अंदर। और इसके अलावा स्ट्रेट लाइन लेआउट होता है। सो रीज़न क्या है लेआउट को डिज़ाइन करने का? एफिशिएंसी के अंदर इजाफा करना है। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना, कॉस्ट के अंदर कमी लाना, एक्सीडेंट से बचना और डिले को अवॉइड करना, डिले जो है उससे बचना। तो ये हुआ लेसन नंबर 35 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 36, इसके अंदर सबसे पहले है टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। सो कौन कौन से टूल्स होते हैं? अब ये जितने भी टूल्स होते हैं इनका इस्तेमाल किसी दूसरी प्लानिंग के अंदर भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली प्रोडक्शन प्लानिंग में होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन टूल है वो है गैंट चार्ट। ये जो है चार्ट होता है स्केजुलिंग पर्पस के लिए। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल बार्स को ड्रॉ करते हैं और हर बार जो है वो डिस्क्राइब करता है हर एक्टिविटी को। सो हम ड्रॉ करते हैं प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, और हम कंपेयर कर सकते हैं प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और गैप क्या है, कहाँ गैप है। सो ये एक तरीका है स्केड्यूल करने का हमारे वर्क को, और कैसे हम एक्टिविटीज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ को करेंगे। और ये चार्ट कॉमनली यूज़ होती हैं फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है फिर पर्ट नेटवर्क। पर्ट एब्रीविएशन है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक्स का। सो पर्ट नेटवर्क का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डायग्राम जो कि शो करती है एक्टिविटीज़, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ को। और ये कॉमनली यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन कंपनी में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइंड करने के लिए, डेडलाइन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके अंदर शामिल है क्रिटिकल पाथ। सो क्रिटिकल पाथ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम जो कंज्यूम होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह हम डेडलाइन दे सकते हैं अपने कस्टमर को। और इसके अलावा इवेंट्स जो कि एंड पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा एक्टिविटीज़ और सिलेक्ट टाइम जो है यानी कि डिले होना किसी भी रीज़न की वजह से। सो जो हमने प्लान किया वो नहीं हुआ, सो डिले ही सिलेक्ट टाइम है और ये पॉसिबल डिले है।
सो चैलेंजेस फॉर मटेरियल मैनेजमेंट, जो मटेरियल को मैनेज किया जाता है तो उसके चैलेंजेस हैं। एक तो फ्लो ऑफ मटेरियल है, यानी कि जो मटेरियल का फ्लो है वो ऐसा होना चाहिए कि टाइम पे अवेलेबल हो, और स्टैंडर्डाइजेशन हो, यानी कि हमारे पार्ट्स जो है वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए ताकि इंप्रूव हो क्वालिटी। सो एरियाज क्या है मटेरियल मैनेजमेंट के? ट्रांसपोर्टेशन होना मटेरियल की, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, और उसकी ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसकी स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस वगैरह के अंदर। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर हम रिकॉर्ड जो है वो रखते हैं मटेरियल का कि कितना मटेरियल हमारे पास है। और इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर क्वांटिटी के ऊपर कंट्रोल और कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल है। नाउ दी कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, तीन तरीके हैं कॉस्टिंग के मटेरियल के। एक तो लीफो है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज आखिर में आई उसको पहले हम निकालेंगे, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो चीज सबसे पहले आई उसको हम पहले ही निकालेंगे। और एवरेज कॉस्ट के अंदर हम एवरेज ले लेते हैं। नाउ दी स्टेप्स फॉर परचेसिंग प्रोसेस, परचेसिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं? सिलेक्शन करना सप्लायर की, इवेल्यूशन करना सप्लायर की कि कौन सा सप्लायर हमारे स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। नेगोशिएशन है, उसके बाद फिर नेगोशिएशन जो है वो टेक्निकल पार्ट है, हम कभी कभी नेगोशिएट करते हैं प्राइस को। और उसके बाद फिर मेंटेनेंस ऑफ सप्लायर, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना सप्लायर के साथ। नाउ दी जस्ट इन टाइम, अब जस्ट इन टाइम क्या है? जस्ट इन टाइम एक ट्रेडिशनल जो मेथड है उससे हटके, इसके अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल के कंपोनेंट है वो इमीडिएटली डिलीवर्ड हो जाते हैं जब भी कभी वो रिक्वायर्ड होते हैं, और इवन कि कभी ऐसा भी होता है कि रिक्वायर्ड होने से पहले भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। सो बगैर किसी डिले के मटेरियल इसके अंदर हमें मिल जाता है। और इसके फायदे क्या होते हैं कि डिले से बचा जाता है। एक तो ये हुआ फेवरेबल कैश फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और अनसर्टेनिटीज यानी कि गैर यकीनी जो सूरत हाल होती है उससे बचा जाता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब एक तो रिलायबल सप्लायर हो, कोई डिले नहीं हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, और एक लिंक बनाया जाए सप्लायर के साथ, और इन्फॉर्मेशन हमारी सप्लायर को पहुंच रही हो। और इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है? प्रोडक्शन के अंदर और मार्केटिंग के अंदर भी अप्लाई किया जाता है। और इसके अलावा एक ट्रेडिशनल तरीका है हमारे यहाँ, तो अभी तक जस्ट इन केस ही चल रहा है, जस्ट इन टाइम तो नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होता। सो जस्ट इन केस के अंदर क्या होता है कि वी गेट टाइमली सप्लाईज, कभी हमें वक्त पे सप्लाई मिलती, कभी नहीं मिलती, हमें क्वालिटी रॉ मटेरियल कभी मिलता है और कभी हमें नहीं मिलता। तो ये हुआ लेसन नंबर 36 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 37 है जिसके अंदर सबसे पहले है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? अब ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट भी मौजूद है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सिस्टम है मैनेजमेंट का जो कि बेस करता है प्रिंसिपल के ऊपर के जो हर एक मेंबर है स्टाफ का उसको लाजमी कमिटेड होना चाहिए हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क को मेंटेन करने के लिए। सो तमाम उन एक्टिविटीज़ का कलेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको परफॉर्म किया जाता है ताकि प्रोड्यूस किया जाए क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और क्वालिटी प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो ज़्यादा आउटपुट हासिल करते हैं लेस इनपुट के साथ। और क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि फिटनेस फॉर यूज, यानी कि कितनी जो एक प्रोडक्ट जो है वो फिट है पर्पस के लिए। हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जो कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। उसके अंदर क्या होता है कि इनपुट होता है, नॉर्मल इनपुट होता है, प्रोसेस होते हैं जो कि क्वालिटी हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, आउटपुट होता है जो कि क्वालिटी हो सकता है नहीं भी हो सकता। और फाइनली जब आउटपुट आ जाता है उसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल पे जाते हैं, यानी कि फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट सही है या नहीं, और जो सही नहीं होती उसको रिचेक कर दिया जाता है। क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम होता है जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम से हटकर है। इसमें क्या होता है कि क्वालिटी ही इनपुट होता है, क्वालिटी प्रोसेस होता है, यानी जो लोग होते हैं मशीन होती है वो भी क्वालिटी वाली होती है, और इसके अलावा क्वालिटी का आउटपुट प्रोड्यूस होता है। जब क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस हो गया तो कोई इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, चेकिंग वेकिंग की। नाउ द प्रोमिनेंट फीचर्स हैं प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग के 14 पॉइंट्स के। वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी की फिलॉसफी अडॉप्ट करना चाहिए ना कि क्वांटिटी की। ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज़ की है वो कंटिन्यूस सिस्टम के होना चाहिए, कंटिन्यूस सिस्टम के मुताबिक। और ट्रेनिंग ही वो की है, वो चाबी है जिसके ज़रिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को हासिल किया जा सकता है। और मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए ट्रेन करने के लिए स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर्स को क्रिएटिव आइडियाज़ जो है वो लाना चाहिए, क्रिएटिविटी हो जिन आइडियाज़ में, ताकि इम्प्रूव किया जा सके क्वालिटी को। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो वर्कर नया आइडिया लाएगा उसको इंकरेज किया जाएगा ना कि डिस्करेज किया जाएगा। और बैरियर्स जो डिपार्टमेंट्स के दरमियान उनको रिमूव कर देना चाहिए। और स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि मैथमेटिकल फार्मूलाज मॉडल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए जिनका इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर। नाउ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सिलेक्शन स्टेज, अब सिलेक्शन स्टेज जो होती है इसके अंदर क्या है, एचआर को इस बात को मेक श्योर किया जाए कि क्वालिटी पीपल को ही सिलेक्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, किसी और बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि क्वालिटी की बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट किया जाए। क्वालिटी के लोग, क्वालिटी पीपल। अब कैसे पता चलेगा कोई क्वालिटी पीपल में है शामिल या नहीं है? उसका ऐसे पता चलेगा, ये वो लोग होते हैं जो कि क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं ना कि क्वांटिटी में। अब जिसका फोकस क्वालिटी के ऊपर है तो उनको ही सिलेक्ट किया जाए। और एचआर मैनेजर को देखना चाहिए कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको सिलेक्ट किया जा रहा है उसके पास रिक्वायर्ड एटीट्यूड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिक्वायर्ड एटीट्यूड है वो उसके अंदर है भी या नहीं। एटीट्यूड के अंदर कई चीज़ें हैं जैसे कि फ्लेक्सिबल है या नहीं, वो एडाप्टेबल है या नहीं,
क्वालिटी कॉन्शियस है या नहीं, और ऐसा शख्स है जो टीम में वर्क कर सकते हैं या नहीं। ना दी ट्रेनिंग स्टेज, अब ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉय को क्वालिटी अवेयरनेस के बारे में, अचीवमेंट के बारे में, स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में। और इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टीम लीडिंग, यानी कि वो टीम को लीड कर सके, वो मोटिवेट कर सके दूसरों को डिजायर्ड आउटकम के लिए। और इसके अलावा माइंड एडजस्टमेंट हो और चेंजिंग पैराडाइम, यानी कि चेंज होना परसेप्शन के अंदर, बिलीफ के अंदर, और बॉक्स थिंकिंग को वो अवॉइड करे, आउटसाइड बॉक्स सोचे वो, और डेवलप करे क्रिएटिव आइडियाज़, वो आइडियाज़ में क्रिएटिविटी हो। नाउ दी कंपनसेशन, सो एचआर मैनेजर को डेवलप करना चाहिए स्पेशल सिस्टम कंपनसेशन के लिए, और इसमें शामिल ये कि कंपनसेशन जो है वो पूरे के पूरे ग्रुप को दिया जाए। नाउ दी परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये होता है कि रेगुलर रिव्यू करना है एम्प्लॉइज़ की जॉब परफॉर्मेंस को और ओवरऑल जो उसका कंट्रीब्यूशन है कंपनी में उसको। सो कलेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल हो। और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए प्लानिंग के दौरान, एग्जीक्यूशन जब की जाए, इंप्लीमेंटेशन की जाए, उसमें भी प्रॉब्लम एनालिसिस और कंट्रोल के अंदर भी। और ग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाए डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को शो करने के लिए। और वो जो ग्राफ्स होते हैं उसमें बार चार्ट होती है जिसके अंदर बार्स का इस्तेमाल किया जाता है, पाई चार्ट होती है जो कि पाई डायग्राम होती है, एक सर्कल वाली एक डायग्राम होती है जिसमें परसेंटेजेस के हिसाब से दिखाया जाता है कि कौन सी चीज़ कितने परसेंटेज है। और फिश बोन डायग्राम जो कि फिश बोन की तरह ही होती है, जो कि एक कोजल डायग्राम है जिसको क्रिएट किया था काओरो इशिकावा ने, जो कि शो करती है पोटेंशियल कॉजेज जो है स्पेसिफिक इवेंट्स के। सो ये हुआ लेसन नंबर 37 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 38, इसके अंदर सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या होता है, वो तमाम कॉस्ट जो हमें पे करना पड़ती है अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो। सो टाइप्स हैं कॉस्ट की, कई सारी टाइप्स होती हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट तब आती है जब एक प्रोडक्ट फेल हो जाती है सेल होने के बाद, सेल हो गई और उसके बाद वो प्रोडक्ट फेल हो गई। सो इसके अंदर कई सारी कॉस्ट आ जाती हैं, जैसे कि सेल्स रिटर्न आया उसकी कॉस्ट, वापस आ गई प्रोडक्ट, और रिपेयर करने की कॉस्ट, फॉल्टी गुड्स हैं तो कस्टमर लेकर आया कि इसको रिपेयर करना है, कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है उसकी फिर कॉस्ट आती है, कस्टमर ऑफिस आता है, सर्विस सेंटर आता है। उसके अलावा रिपेयर करना, जो रिटर्न गुड आया है वापस आया उसको रिपेयर करने की कॉस्ट, और इन्वेस्टिगेशन करना डिफेक्ट्स की अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, और प्रोडक्ट को रिकॉल भी करना पड़ जाता है, वापस बुलाना पड़ जाता है। और इसके अलावा लाइबिलिटी सूट्स, कभी कभी कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और उसके बाद है इंटरनल फेलियर कॉस्ट, अगर प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हुई है और सेल होने से पहले ही जो है वो उसके फॉल्ट वगैरह पकड़े जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कई सारी कॉस्ट आती हैं, जैसे कि स्क्रैप। अब जो पीस बन गया है और वो सही तरह काम नहीं कर पा रहा तो वो एक तरह से स्क्रैप है। और इसके अलावा रीवर्क करना पड़ता है, कुछ पीस ऐसे होते हैं जिन पर रीवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कॉस्ट आती है। इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन की भी कॉस्ट आती है, हम इंस्पेक्ट करते हैं। और डाउनग्रेडिंग की कॉस्ट आती है, अगर प्रोडक्ट जो है वो बन तो गई है, सही काम कर रही है, लेकिन उसमें कुछ छोटा मोटा कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो बिलो दी स्टैंडर्ड कंसिडर की जाती है और वो फिर फुल प्राइस के ऊपर सेल नहीं हो सकती, तो वो डाउनग्रेडिंग की कॉस्ट आ जाती है। और कॉस्ट फॉर फेलियर एनालिसिस, उसके अलावा अप्रेजल कॉस्ट होती है। अप्रेजल जो कॉस्ट होती है ये इवैल्यूएशन की होती है, और इसके अंदर शामिल होता है इंस्पेक्शन, हम जो इंस्पेक्ट करते हैं। और लेबॉर्ट्री टेस्टिंग होती है, लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है। और लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट जो होते हैं उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। और कैलिब्रेशन जो होती है इक्विपमेंट्स की, अब जो इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन होती है ये वेरिफिकेशन वगैरह होती है। उसके अलावा बात है फिर प्रिवेंशन कॉस्ट, ये कॉस्ट जो है वो डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए होती है, इनके डिफेक्ट्स को रोकने के लिए, ताकि डिफेक्ट्स जो है ऊपर आपको पहले बताया जा चुका है कि डिफेक्ट्स आते हैं अगर प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रिवेंटिव कॉस्ट अगर होगी तो प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। सो इसके अंदर क्या कॉस्ट है, एक नेटवर्क बनाया जाए प्रिवेंटिव नेटवर्क, इसकी कॉस्ट आती है, उसके लिए एक अच्छी खासी कॉस्ट होती है। और मैनेजरियल वर्क होता है क्वालिटी के लिए, जिसके अंदर क्वालिटी प्लानिंग और ट्रेनिंग हो। और इसके अलावा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस के लिए स्पेंड किया जाता है पैसे को, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करने के लिए स्पेंड किया जाता है। और मेंटेनेंस की जाती है मशीनरी की और इक्विपमेंट की, और एक्सपर्ट्स को भी हायर किया जाता है। एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा तो फिर जाहिर बात है डिफेक्ट्स नहीं आएंगे प्रोडक्ट के अंदर। सो नाउ दी ISO 9000 2000 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सो ISO से सर्टिफाइड कई सारी अपने प्रोडक्ट्स देखी होंगी। ISO जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है जो कि सेट ऑफ सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। सो अगर कोई प्रोडक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है ISO से, आप देखते हैं उसके ऊपर जो लिखा हुआ ISO सर्टिफाइड है, तो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ सिस्टम को फॉलो कर रही है, और वो ऐसा सिस्टम है जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनती है, क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनती है, ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो कर रही है। और ISO 14000 है, ये जो ISO 14000 का सिस्टम है ये जो है वो एनवायरनमेंट के लिए है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
रिस्पॉन्सिबल हैं बेटर इन्वायरमेंट के लिए। ये सिस्टम सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को। उसके बाद है फिर वैल्यू चेन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि तमाम वो एक्टिविटीज़ जो कि काम कर रही हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए और वो वर्क करती हैं ए चेन के अंदर, इसी वजह से वैल्यू चेन कहा जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 38 कंप्लीट। लेक्चर नंबर 39, इसके अंदर सबसे पहले है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन होता है, कंपेयर किया जाता है दूसरों से। दूसरों से कंपेयर किया जाता है, उनसे लेसन लर्न किया जाता है। हम कंपेयर करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को, प्रोसेसेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को और कल्चर को। जीरो डिफेक्ट लेवल। जीरो डिफेक्ट लेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसा लेवल कि अब जो है वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर, प्रोसेस के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जो है वो डिफेक्ट नहीं है। इसको हम कहते हैं जीरो डिफेक्ट लेवल। कंसिडरेशंस इन बेंचमार्किंग। जब हम इंटर होते हैं बेंचमार्क में, हमें देखना चाहिए कि कौन सा प्रोसेसेस को बेंचमार्क होना चाहिए, और हम कंपेयर करते हैं हमारे सेल फोरकास्टिंग के मेथड को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारी प्राइसिंग को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड का हमारा मेथड है उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और टेक्नोलॉजी को भी हम देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इंडिजीनियस, लोकल या फिर इम्पोर्टेड। उसके बाद है फिर की वेरिएबल्स इन प्रोसेस। कौन से की फैक्टर्स या की वेरिएबल्स को बेंचमार्क किया जा सकता है? अगर हम बेंचमार्क करते हैं प्रोडक्ट, तो हम देखते हैं प्रोडक्ट का शेप, कलर, साइज, वेट, एंगल और परफॉर्मेंस को। और अगर हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो उसके अंदर कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर भी वैरायटी ऑफ हेड्स शामिल है। और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं कितने इनपुट से कितना आउटपुट मिल रहा है। और इसके अलावा मिक्सचर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स को हम कंपेयर करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, कॉम्पिटिटर्स का। और टाइमलीनेस, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके अलावा डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट जो है वो हमारी प्रोडक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट। और इसके अलावा परचेजिंग, यानी कि परचेजिंग का जो प्रोसेस है उसकी कंपैरिजन एक ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। परचेजिंग बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद क्या होता है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मैन्युफैक्चरर या बिजनेस जो है वो बेस्ट है, और हम मेजर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, और गैप को आइडेंटिफाई करते हैं कि गैप कहाँ है, कितना गैप है, और एक्शन लिया जाता है ताकि ब्रिज करें उस गैप को पूरा किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए बेंचमार्किंग के लिए जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो मार्केट में। और बेंचमार्किंग जो है टू इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकती है, वो दो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकती है। और ऑर्गेनाइजेशन को बेंचमार्क करना चाहिए प्रोसेस को या प्रोडक्ट को जो बेस्ट हो ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्लास के अंदर उसके साथ। और बेंचमार्किंग को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस वाज लेसन नंबर 39। नाउ द लेक्चर नंबर 40। इसके अंदर कम्युनिकेशन का टॉपिक है जो कि मेन टॉपिक है इस लेक्चर का। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन होना इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर प्लेस और पर्सन, यानी कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, मुंतकिल होती है, एक तरह से ट्रांसफर होती है। ये है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है वो ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि इंसान ब्लड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ऑर्गेनाइजेशन भी जिंदा नहीं रह सकती कम्युनिकेशन के बगैर। कम्युनिकेशन जो फ्लो करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अपवर्ड करती है, ऊपर जाती है, और डाउनवर्ड यानी कि नीचे आती है। अब इसको समझने के लिए हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट समझना जरूरी है। टॉप मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजर्स होते हैं। और इसके अलावा लोअर मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन फ्लो करती है वो टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की तरफ आती है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन जो है वो बॉटम से टॉप की तरफ जाती है, यानी कि लोअर मैनेजमेंट से अपर मैनेजर की तरफ जाती है। कम्युनिकेशन जो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, एक्सटर्नल जो होती है वो आउटसाइड बॉडीज के साथ होती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती है, जैसे कि बैंक वगैरह और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, दो पार्टीज होती है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है। सेंडर वो होता है जो सेंड करता है इन्फॉर्मेशन को, जो कम्युनिकेट करता है वो पर्सन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। रिसीवर वो होता है जो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, और ये भी कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि आइडिया को, मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर, और सेंडर ही एनकोड करता है, इसी वजह से उसको एनकोडर कहा जाता है। और डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो मैसेज रिसीव हुआ है उसको मीनिंग दी जाती है, और रिसीवर
ही डिकोडर होता है वो डिकोड करता है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब एनकोडर और डिकोडर का क्लाइमेट सिमिलर होगा। जिस तरीके से सेंडर ने जिस मकसद के साथ भेजा है मैसेज को, उसी मकसद से उसको रिसीव किया जा रहा है, वही उसका मतलब लिया जा रहा है, तो तभी अच्छी कम्युनिकेशन होगी। और इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि जो जार्गन्स होते हैं, एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के वर्ड्स होते हैं, ये अनकॉमन किस्म के वर्ड होते हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होते। सो इनका इस्तेमाल कम से कम रखा जाए, और स्पेशली अगर टारगेट ऑडियंस जिस तक मैसेज पहुँचाया जा रहा है, अगर वो इन वर्ड्स को नहीं समझ सकता तो ऐसे वर्ड को बिल्कुल भी यूज़ ना किया जाए। उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए जो रिसीवर समझ सके, अदरवाइज वो जो कम्युनिकेशन की जा रही है उसका वो गलत मतलब समझेगा। सो वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल होती है। वर्बल के अंदर क्या होता है कि रिटन या ऑरल कम्युनिकेशन होती है, वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अभी जो कम्युनिकेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है बगैर अल्फाज का इस्तेमाल किए हुए। अब वो किस तरीके से किया जाता है, कई सारी चीज़ों के ज़रिए किया जाता है, जैसे कि अपीयरेंस है, कलर्स है, साउंड है, स्मेल है, टच है, साइलेंस है और बॉडी लैंग्वेज वगैरह है। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाता है। सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो ये हुआ लेसन नंबर 40 कंप्लीट। अब है लेसन नंबर 41 जिसके अंदर इंट्रोडक्शन है डिजिटल बिजनेस का। सो डिजिटल बिजनेस क्या होता है? डिजिटल बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिजिकली कोई भी आपको बिजनेस नहीं दिखाई देगा, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर सेल्स परचेज होती है गुड्स सर्विस की, ताकि प्रॉफिट अर्न किया जाए। और इसमें टेक्नोलॉजी का असल में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक कॉमन एग्जांपल ई कॉमर्स साइट है जैसे कि दराज है, वहाँ पर सेलर जो है वो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, और उनका फिजिकली ज़रूरी नहीं है कोई ऑफिस हो। कुछ डिफरेंसेस हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस के दरमियान। स्टार्टअप अमाउंट की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टार्टअप अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि डिजिटल बिजनेस में ज़्यादा नहीं होता। ऑफिस रिक्वायर्ड की बात की जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को लाजमी ऑफिस आना पड़ता है और ऑफिस ज़रूरी होता है, जबकि डिजिटल बिजनेस में कहीं से भी काम किया जा सकता है। जो ऑनर है वो भी कहीं से कर सकता है, और इवन के वो एम्प्लॉयज़ को भी काम जो है वो दे सकता है घर से करने के लिए। और कैपिटल और मशीनरी की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल के अंदर लाजमी रिक्वायर्ड है, और डिजिटल में भी हो सकती है लेकिन ट्रेडिशनल में लाजमी है। और इसके अलावा कॉस्ट की बात की जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, जबकि डिजिटल में कॉस्ट लो होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। टाइम की बात की जाए तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ज़्यादा टाइम चाहिए, जबकि डिजिटल बिजनेस टाइम सेव करता है। सो वाई डिजिटल बिजनेस मेथड्स, क्यों डिजिटल बिजनेस मेथड्स को अडॉप्ट किया जाए? इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और आज के दौर में कंपटीशन के अंदर सर्वाइव करने के लिए भी डिजिटलाइज होना बिजनेस को ज़रूरी है, अदरवाइज बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है। और न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचा जाता है। इसमें स्पीड भी होती है, कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना है उसकी स्पीड होए, और कस्टमर के पास भी एक ऑप्शन है। आज के दौर में कस्टमर भी जो है वो ऐसे बिजनेस की तरफ जाना पसंद करता है जो डिजिटलाइज हैं। सो अलाइन एंड कलेक्ट ऑल चैनल्स टू अचीव गुड। कुछ चैनल्स हैं, मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके डिजिटल बिजनेस को बेटर बनाया जाता है, सक्सेसफुल बनाया जाता है। जैसे कि सर्च इंजन है, प्रोडक्ट जब रैंक करेगी सर्च इंजन पे, गूगल पे, याहू पे या किसी और सर्च इंजन पे, तो उसकी ज़्यादा सेल होगी। इसी तरह से फिर वेब पेजेस हैं, जो वेबसाइट्स के ऊपर आप विजिट करते हैं तो वहाँ जो आपको पेजेस दिखाई देते हैं वो वेब पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस से मिलके बनी होती है। इसके अलावा ऐप है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन है, हर बड़ी कंपनी की आप देखते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। इसके अलावा पेपर क्लिक है, यानी कि ये एक एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें तभी पे किया जाता है जब एड के ऊपर क्लिक हो, अदरवाइज पे नहीं किया जाता। और सोशल मीडिया है, आज के दौर में सोशल मीडिया ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए भी कस्टमर को टारगेट किया जाता है, और वही एड्स दिखाए जाते हैं जो उनका इंटरेस्ट होता है। सो कुछ बैड स्ट्रेटजी हैं, बुरी स्ट्रेटजी हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कामयाब नहीं हो पाते डिजिटल बिजनेस में। अपॉर्चुनिटी जब उनके सामने आती है उसको मिस कर देते हैं, सही डायरेक्शन में वो कोशिश नहीं करते। कोशिश ज़रूर करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में उनकी मेहनत नहीं होती, बल्कि गलत डायरेक्शन में होने की ऐसे मेहनत ज़ाया जाती है। रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग, स्पेशली टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम को गलत जगह बर्बाद कर रहे होते हैं, और लिमिटेड इंटीग्रेशन होती है। सो कुछ स्टेप्स हैं सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, कामयाब बिजनेस के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि माइंडसेट इंसान का बिल्कुल सही होना चाहिए, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो। और डिजिटल बिजनेस सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही का नाम नहीं है। और स्टेप 2 ये कि राइट लीडर को लगाया जाए इस जगह पर, एक सही लीडर को लगाया जाए जो लीड कर सके। और चीफ डिजिटल ऑफिसर होता है जो कि तमाम जितने भी रोल आपको बताए गए उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है,
वो बहुत अहम होता है डिजिटल बिजनेस के अंदर। और स्टेप 3 ये कि लॉन्च किया जाए डिजिटल बिजनेस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, स्ट्रेंथ वीकनेस को एग्जामिन करें कौन एम्प्लॉयज़ करें। और चौथा ये कि फॉर्मुलेट की जाए डिजिटल स्ट्रेटजी ताकि रिस्पॉन्ड किया जाए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को। जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब किया जाए और थ्रेट से बचा जाए। और फिफ्थ ये कि डेवलप किया जाए, रिक्वायर किया जाए डिजिटल बिजनेस स्किल्स को और रोल को भी। और छठा ये कि क्रिएट किया जाए, बनाया जाए न्यू डिजिटल बिजनेस कैपेबिलिटीज़ काबिलियत। तो ये हुआ लेसन नंबर 41 कंप्लीट यहाँ पर। सो नाउ द लेसन नंबर 42 जिसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। सो डिजिटल फोर्सेस जो है वो रीशेप कर रही है बिजनेस को, सोसाइटी को, और हर चीज़ जो है आज के दौर में आप देखते हैं कि ऑनलाइन होती जा रही है, डिजिटलाइज होती जा रही है। सो 5 डिजिटल फोर्सेस हैं। मोबिलिटी है, कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, ऐसा बिजनेस जो कि डिजिटल हो तो उसको कहीं से भी ऑपरेट किया जाता है। लेकिन एक और अहम चीज़ आई है वो है बिग डेटा। आज के दौर में जब डिजिटलाइज हुआ है बिजनेस तो डेटा बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं। और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट से रिलेटेड लोगों को एड्स दिखाए जाते हैं। इसके अलावा क्लाउड है, यानी क्लाउड स्टोरेज होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि डेटा को स्टोर किया जाता है इंटरनेट के ऊपर। और इसके अलावा रोबोटिक्स है जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन आपको दिखाई देगी। उसमें क्या होता है कि डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, और एप्लीकेशंस होती हैं रोबोट्स की। सो ये हुआ लेसन नंबर 42 कंप्लीट। नाउ द लेसन नंबर 43 जिसका टाइटल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस फंक्शंस। सो वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आप देखते हैं कई सारी वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है और डिफरेंट तरह के ऐड होते हैं। तमाम एड्स एक जैसे नहीं होते हैं। बैनर्स ऐड होते हैं जो कि इमेज बेस्ड होते हैं, नॉर्मली टेक्स्ट बेस्ड नॉर्मली नहीं होते। रिलेटेड कंटेंट एड्स होते हैं, यानी कि कंटेंट जो है वो होता है जो कि प्रमोशन के लिए होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर एड्स आते हैं जो कि सर्च के मुताबिक होते हैं, जो इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक होते हैं। वीडियो ओवरले ऐड होते हैं आफ्टर प्लेइंग वीडियो एड्स। और कॉन्टेक्चुअल ऐड होते हैं एक, यानी कि इसमें रिलेवेंट होते हैं, ये वेब पेजेस के जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। और रीटारगेटिंग एड्स होते हैं जिसमें उन लोगों को ऐड दिखाया जाता है जो ऑलरेडी विजिट कर चुके होते हैं। इसके अलावा फ्लैश एड्स होते हैं जो कि इंटरेक्टिव वेब बैनर होते हैं जिनको बनाया जाता है एडोब फ्लैश के साथ। और मोबाइल एड्स होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर ऐड चलते हैं और गेम्स के ऊपर एड्स चलते हैं। इसके अलावा ईमेल के ऊपर भी आप देखते हैं, ईमेल की जो सर्विसेज हैं जैसे कि जीमेल है या हॉटमेल है, इनके ऊपर भी आपको एड्स दिखाई देते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग जिसको डिजिटल मार्केटिंग भी हम कह सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। प्रोडक्ट की अवेयरनेस होती है, लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में। और लो कॉस्ट मार्केटिंग है, इसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, प्रमोशन भी इसमें जल्दी हो जाता है और पर्सनल रिलेशन भी इसमें होता है। सो डिसएडवांटेज भी है वो ये कि डिस्टर्बेंस होती है। सो नाउ द फाइनेंस इन डिजिटल वर्ल्ड। सो डेटा की मैनेजमेंट और उसका जो एनालिसिस है, कैश फ्लो सिक्योर है और इजी है। पेमेंट प्लान जो है वो इजी हो रहा है और मोबाइल डेटा जो है वो शेयर होता है सिक्योर तरीके से। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, और ये जो है ऑटोमेशन के ज़रिए हो सकती है। नाउ द लेसन नंबर 44 जिसका टाइटल है द बिगेस्ट डिजिटल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फेसिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन कुछ डिजिटल बिजनेस चैलेंजेस है और अपॉर्चुनिटीज़ है जिसका सामना करना पड़ रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन को। सो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने मौजूद हैं। सो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अंदर इजाफा हो रहा है। आज के दौर में कस्टमर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसी वजह से जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा है। और जो डेटा स्टोर्स हैं वो ज़्यादा है, बड़े बड़े डेटा स्टोर्स हैं। डेटा जो है जब से डिजिटलाइज हुए बिज़नेस तो डेटा के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ई बैंकिंग है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और दुनिया भर में कहीं से भी चीज़ ख़रीदना और कहीं पे भी उसका डिलीवर्ड होना, ऐसा भी अब पॉसिबल हो रहा है। और प्रोडक्ट की डिस्प्ले होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के दौर में इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि प्रोडक्ट को किस तरह डिस्प्ले किया जा रहा है, लेकिन आज के दौर में प्रोडक्ट के डिस्प्ले से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। लोगों का फोकस इस तरफ भी है कि अगर प्रोडक्ट डिस्प्ले अच्छी है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी फिर अच्छी होगी, इस तरफ भी लोगों का फोकस हो रहा है। और डिजिटल वर्कफोर्स है, यानी कि एक टीम है सॉफ्टवेयर रोबोट्स की जो कि
ह्यूमन एम्प्लॉयज़ के साथ काम करती है और हर चीज़ जो है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि डिसएग्रीगेट है। तो ये हुआ लेसन नंबर 44 कंप्लीट। अब है लेसन नंबर 45 जो कि आखिरी लेसन है आज की इस वीडियो का भी और इस कोर्स का भी। इसके अंदर इसका जो टाइटल है वो है मिलीनियल्स। मिलीनियल्स कौन है, मिलीनियल्स क्या है? मिलीनियल्स से मुराद वो लोग हैं जो कि 1977 से लेकर 1995 के दरमियान जो कि बॉर्न हुए, जिनका बर्थ ईयर 1977 से लेकर 1995 के दरमियान है। और 46% जो मिलियनल्स हैं इनके फेसबुक पेज हैं, इनके पास फेसबुक पेज है। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ज़्यादा बाय करते हैं ये प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन, और ज़्यादा सोशल हैं, ये सोशल नेटवर्क्स के ऊपर भी मौजूद हैं और बिज़नेस के रिगार्डिंग इनका व्यू चेंज है। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है वो वाला इनकी व्यू नहीं है, बल्कि एक चेंज व्यू है इनका बिज़नेस के रिगार्डिंग, बिज़नेस के बारे में। स्मार्टफोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग और इनोवेटिव भी होते हैं। और इसके अलावा एक और जनरेशन है जो कि डिजिटल नेटिव्स कहलाई जाती है। ये जनरेशन 2000 के बाद आई है, जो कि 2000 के बाद जो बॉर्न हुए हैं जो लोग, वो इस जनरेशन के अंदर आते हैं, डिजिटल नेटिव्स। अब इन जनरेशन के मुताबिक जो है अगर प्रोडक्ट बनाई जाए तो जिस जनरेशन को टारगेट किया जा रहा है उसी के मुताबिक, उसी को सामने रखते हुए फिर प्रोडक्ट को बनाया जाए। जो टारगेट है जनरेशन, उसी के मुताबिक प्रोडक्ट को बनाया जाए और फिर उसी के मुताबिक प्रमोशन किया जाए। टिप्स है डिजिटल बिजनेस के लिए। जब डिजिटल बिजनेस किया जाए तो कुछ टिप्स को सामने रखा जाए। सबसे पहले मोबाइल के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के दौर में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्पेशली स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर जो फिर कस्टमर्स हैं ये वही हैं, स्मार्टफोन यूज़र ही है। जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़र हैं, तो वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही देखेंगे। उसके बारे में सोचा जाए कि उसके ऊपर हमारा ऐड, हमारी वेबसाइट कैसी दिखेगी मोबाइल फ़ोन के ऊपर। डिजिटल स्ट्रेटजी बनाई जाए। एक नॉर्मली स्ट्रेटजी बनाई जाती है, लेकिन डिजिटल स्ट्रेटजी बनाया जाए और लॉन्ग टर्म सोचा जाए, शॉर्ट टर्म नहीं सोचा जाए। और ट्रेंड्स से फाइट ना की जाए, जो ट्रेंड चल रहा है उसी के मुताबिक प्रोडक्ट लाई जाए और उसी के मुताबिक उसको प्रमोट किया जाए। ट्रेंड से हट के अगर प्रोडक्ट आएगी, प्रमोट किया जाएगा, तो ऐसी प्रोडक्ट्स फेल हो जाएंगी। तो ये था लेसन नंबर 45 जो कि लास्ट लेसन था आज की इस वीडियो का। आपसे ये स्लाइड भी शेयर की जाएगी, इन स्लाइड्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।